वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। सो रिसेंटली बहुत सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं। वो उनको ऐसे लग रहा है कि उनके मार्क्स कम आए हैं। ठीक है, स्पेशली मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो आपकी चेक्ड कॉपी है, जो चेक हुई है, एग्जामिनर्स ने जो चेक की है, वो आरटीआई को अप्लाई करके आप कैसे मतलब उसकी कॉपी आपके पास आ सकती है। वो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू गेट द चेक्ड कॉपी अंडर आरटीआई। तो पीयू की स्पेशली बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसअपॉइंटेड है कि उनके रिजल्ट उनके अकॉर्डिंगली नहीं आया। तो वो चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कि उनके नंबर कहाँ पे कटे और कहाँ पे उनको मे बी एक्स्ट्रा भी मिले होंगे कुछ बच्चों को। ठीक है, तो हम इसमें वही डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले आपको कैसे आरटीआई की कॉपी मिलेगी। हार्डली 2 घंटे लगेंगे आपको आरटीआई अप्लाई करके आने में, अगर आप स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर फॉलो करते हो तो। सबसे फर्स्ट स्टेप है, आप अगर आप स्पेशली चंडीगढ़ से हो तो आपको मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे। पीयू में विजिट करो। पीयू में एडमिन ब्लॉक है। पीयू में क्या है? एडमिन ब्लॉक है। ये वाली बिल्डिंग आपके पास एडमिन ब्लॉक की बिल्डिंग है। तो एडमिन ब्लॉक में आपको जाना है, पर एडमिन ब्लॉक जाने से पहले आप इंक्वायरी रूम में जाना। किस में जाना? इंक्वायरी रूम में। इंक्वायरी रूम में जाके बोलो कि भी मुझे आरटीआई अप्लाई करनी है, मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा? तो वो आपको एक पास देंगे, वो एक एंट्री पास देंगे, गेट पास बनाएंगे एडमिन ब्लॉक के अंदर जाने के लिए। एडमिन ब्लॉक के अंदर या तो फैकल्टी जा सकती है या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स डायरेक्टली जा सकते हैं। पर अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, आउटसाइडर हो, तो आपको एक पास बनवाना पड़ता है। वो पास आपका इंक्वायरी रूम से बहुत इजीली बन जाता है। वो आपको ये भी बता देंगे कि आपको कौन से फ्लोर पे जाना है। ठीक है, तो बेसिकली थर्ड फ्लोर पे जाना पड़ेगा। बेसिकली कौन से फ्लोर पे जाना पड़ेगा? थर्ड फ्लोर पे आपके पास आरटीआई की ब्रांच है। थर्ड फ्लोर पे आरटीआई की ब्रांच है। चले गए आप। आपको ब्रांच में जाने के बाद एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म ऑनलाइन भी अवेलेबल है। फॉर्म अगर आपको आरटीआई फॉर्म लेना है तो आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा। आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म में कैसे फिल करना है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आगे। फॉर्म फिल कर दिया मान लो आपने। फॉर्म फिल करने के बाद आप एसबीआई में जाओगे। यूनिवर्सिटी में ही एडमिन ब्लॉक के बिल्कुल साथ में एसबीआई है। उसमें कोई भी एक्स्ट्रा डीलिंग नहीं होती, सिर्फ स्टूडेंट्स की ही डीलिंग होती है, फीस रिसीट वगैरह काटते हैं। जो फॉर्म आपने भरा, आरटीआई से आपको कॉपी चाहिए तो कुछ फीस लगेगी। 200-300 रुपये, नॉमिनल से 300 रुपये फीस लगेगी। वो फीस आप कटवा के फीस रिसीट जो आपको मिलेगी, तो फॉर्म प्लस फीस रिसीट वो आपको सबमिट करवानी है फिर से आरटीआई डिपार्टमेंट में, थर्ड फ्लोर पे। ध्यान से सुनना। पीयू में जाओगे, इंक्वायरी रूम में जाके पास बनवाओगे, फिर थर्ड फ्लोर पे एडमिन ब्लॉक में जाओगे, वहां से फॉर्म मिलेगा। ये स्टेप स्किप हो सकते हैं, मतलब एडमिन ब्लॉक में अगर आपको फॉर्म चाहिए तो आप फॉर्म आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा डायरेक्टली। फॉर्म को फिल करना है, चाहे आप पहले से फिल करके ले जाओ फॉर्म। एसबीआई की ब्रांच में जाके आपको फीस रिसीट कटवानी है और फीस रिसीट और फॉर्म आपको दोनों सबमिट करवानी है। कहाँ पे? आरटीआई की ब्रांच में। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म फिल करना है। फॉर्म में क्या फिल करना है? नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका नाम, जैसे मान लो हर्ष आपका नाम है। ठीक है, तो ए बी सी डी कोई भी नाम है वो फिल कर दो। फादर या हस्बैंड्स नेम, ठीक है, वो फिल कर दो यार यहाँ पे। अपना परमानेंट एड्रेस, अगर आप हॉस्टलर हो, पीजी में हो, तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे फिल करोगे। पर्टिकुलर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सॉलिसिटेड, जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसके कुछ मतलब सब्जेक्ट मैटर कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। पीरियड टू विच द इंफॉर्मेशन रिलेट, कौन से साल से है, इसी साल से, पिछले साल से, 1992 से, कौन से साल से है।
कुछ डिटेल्स जो आप देना चाहते हो। अभी मैं एक फॉर्म भी शेयर करूँगा जिसमें बता रखा होगा भरा हुआ फॉर्म जो अप्लाई किया हुआ है, ठीक है? ये सारा ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो आरटीआई की कॉपी चाहिए, वो रजिस्टर्ड पोस्ट चाहिए या स्पीड पोस्ट चाहिए। अगर आप चंडीगढ़ से ही हो तो आप लिखो बाय हैंड, आपको लिखना है बाय हैंड। बाय हैंड आप 3 से 4 दिनों में कलेक्ट कर सकते हो, बट रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट में क्या होता है कि 10-12 दिन लग जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी लग सकते हैं, ठीक है? इतने टाइम में आपके पास जो रिवैल्यूएशन को फिल करने का टाइम है, वो पूरा ही हो चुका होता है। डू यू एग्री टू पे द रिक्वायर्ड फीस? यस, फीस तो आपको पे करनी पड़ेगी। फिर जो भी आपको फीस रिसीट है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। डेट, कितनी फीस है, रिसीट नंबर वो फिल करनी है। यहाँ पे अपने साइन वगैरह, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह, ईमेल एड्रेस, ईमेल पे पीडीएफ भी आ जाती है काफ़ी बार। तो ये फॉर्म और फीस रिसीट, जस्ट इतना प्रोसेस है आपके पास। क्या? एक फॉर्म प्लस फीस रिसीट, ये आपको सबमिट करवानी है। अब जैसे ये ले हम, अब इसमें अपने पास मान लो कोई भी पर्सन था, ठीक है? नेम ऑफ एप्लीकेंट सन्नी, फादर्स नेम डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, ठीक है? अब जैसे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन मैथ की इसने ए बी सी तीनों कॉपीज मंगवा ली। कौन से सेशन की मंगवा ली? मई जून 2024 की मंगवा ली। इसको क्या चाहिए? फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट चाहिए। क्या चाहिए? फोटोकॉपी चाहिए आंसर शीट्स की। क्लास लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया, सेशन लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया मैथ एबीसी। तो इस तरीके से फॉर्म फिल करना है और ये फॉर्म आप फिल करके ले जाओ। 2 मिनट का काम है। फॉर्म ले लो, प्रिंट आउट निकलवा लो और ये फिल करनी है इन्फॉर्मेशन सिर्फ। यहाँ पे कुछ नहीं भरना आपको। टू द दिस ये वो बता भी देंगे, वो जब आप सबमिट करवा रहे होगे कि यहाँ पे ये भरो, वो बता देंगे, ठीक है? उसके बाद बाय हैंड चाहिए हमें। लोकल हो बेटर है कि बाय हैंड ही आप ले लो, ठीक है? कोई इशू नहीं है बाय हैंड लेने में। डू यू एग्री टू पे द फीस चार्जेस? यस, फीस चार्जेस पे करने हैं। फिर जो फीस रिसीट नंबर है वो, ये आपकी डेट आ जाएगी और ये आपके पास जितनी फीस सबमिट करवाई है, प्लेस और ये बाकी सब कुछ नहीं देखना आपने। साइन कर दिए, ऑटोग्राफ दे दिया, फोन नंबर एंड ऑल दैट। ये जैसे फीस रिसीट है आपके पास, ये क्या है? फीस रिसीट है। ये फीस रिसीट है, ठीक है? 13 दिसंबर की है, रिसीट नंबर 658 है। कितने? 658 रिसीट नंबर है, ये यहाँ पे लिखा होगा आपके पास, ठीक है? फीस रिसीट आपने पूरी फिल कर दी, ले ली। फिर बेनिफिट्स क्या होंगे आपको? मान लो आपको 3-4 दिनों के बाद आरटीआई की कॉपी मिल गई। आपको कॉपी मिलने के बाद आप अपने किसी भी टीचर से, किसी भी फैकल्टी से, कॉलेज की फैकल्टी से, अगर मैथ्स की कॉपीज है तो आप मुझे भी शेयर कर सकते हो, मैं भी चेक कर लूंगा कि अगर आपके नंबर कहीं पे बढ़ सकते हैं। आरटीआई की कॉपी में एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि साथ वाले बच्चे के नंबर ज्यादा दिए हैं, मेरे नंबर कम दिए हैं। ये क्लेम कभी नहीं कर सकते। वो चीज आप रीवैल्यूएशन फिल करोगे तो रीवैल्यूएशन में जो भी फैकल्टी चेक करेगी वो उसका काम है। आरटीआई की कॉपी में सिर्फ आपको एक चीज पता चल जाएगा कि कोई चेक अनचेक्ड क्वेश्चन तो नहीं रह गया, ठीक है? किसी की काउंटिंग में आपके मिस्टेक्स तो नहीं रहेगी। इसके बेसिस पे आप ये चीज क्लेम कर सकते हो, पर ये नहीं कह सकते कि भी मेरे नंबर इतने हैं, उसके नंबर इतने हैं। वो बच्चों वाली बात नहीं होती इसमें। सिंपली आप रिवैल्यूएशन फिल करोगे, इसके बेसिस पे आपको एक आइडिया लग जाएगा। जो भी आपका फैकल्टी, जो भी टीचर होगा वो आपको बताएगा कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप समझने की कोशिश करना। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन है, मतलब किसी भी स्टूडेंट ने आंसर लिखा हुआ है, जो टीचर चेक करने वाला है उसके अकॉर्डिंगली आपने सामने रीजनिंग नहीं दे रखी, साइड पे रीजनिंग नहीं दी हुई कि ये लिखना था, या फिर इसकी रीजनिंग यहाँ पे नहीं दे रखी, प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिख रखे, बीच बीच में ब्रेक कर रखे हैं। तो जो चेकिंग होती है वो बहुत सब्जेक्टिव होती है। सेम आंसर शीट को अगर 2-3 अलग अलग टीचर चेक करें
तो शायद कोई 20 नंबर दे दे, कोई 18 भी दे दे, कोई 15 भी दे दे। तो इसमें आप इतना ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते। बस ये है कि हाँ, अगर कोई चीज़ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, तो उसको अगर क्रॉस कर रखे है, तो वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे नंबर 3 नंबर या 4 नंबर इसमें इतने बढ़ सकते हैं। तो ये फ़ायदा होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि देखो ये नंबर मुझे यहाँ पे कटे हुए हैं और ऐसे प्रेज़ेंट करना था, ऐसे लिखना था। ठीक है? तो ये फ़ायदा है आरटीआई की कॉपी का आपके पास। निकलवाओ, इससे आपको पता चलेगा, दिल को तसल्ली मिलेगी, ठीक है? दिल को तसल्ली मिलेगी। एकदम से तो आपका रिज़ल्ट चेंज नहीं होगा, पर आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है? अब रीज़न्स क्या है कि बहुत सारे बच्चों की रीअपीयर आ रही है मैथ्स में, ठीक है? कोई रेगुलैरिटी नहीं होती क्लासेस में, मतलब कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैथ्स जैसे या साइंस वाले सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप चीजें ग्रो करती है, कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होते हैं। एक क्लास स्किप कर दी, एक क्लास स्किप कर दी, ये क्लास लगा ली, ये क्लास लगा ली। गैप्स है, नॉलेज में, कॉन्सेप्ट्स में बहुत सारे गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। एक एक्सरसाइज आती है, दूसरी आती नहीं, तीसरी आती है, फाइनली क्या होता है कि हाँ कर रखे हमने, पर ये कर कैसा रखे है, टूटा फूटा कर रखे हैं। कैसा कर रखे हैं, टूटा फूटा, मतलब ढंग से नहीं कर रखा, 100% एक्यूरेसी नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से किया हुआ है। एक बार दिल को तसल्ली देने वाली बात है कि मैंने कर लिया बस, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन है कि आप क्लासेस में रेगुलर वाला पार्ट बहुत मिसिंग होते हैं, ठीक है। कॉलेज लेवल पे जितनी भी क्लासेस लगती है, अगर आप उतनी भी बहुत अच्छे से अटेंड कर लो और उसके बाद सेल्फ स्टडी वाला पार्ट, तो वो मोर देन इनफ है कि आप बहुत आराम से पास हो सकते हो। सोशल मीडिया अगला फैक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर आप दिन के 5-6 घंटे का स्क्रीन टाइम अगर आपका हो रहा है, तो 5-6 घंटे में के स्क्रीन टाइम के बाद आप कैसे कंसंट्रेट कर पा रहे हो? क्योंकि 30-30 सेकंड की जो सैटिस्फाइंग वीडियोस होती है, उसके बाद आप कैसे 1-1 घंटा सिटिंग दे सकते हो, कंसंट्रेशन से बैठ सकते हो? सोच के देखो, ठीक है? बहुत सारे, मैं सबके साथ नहीं बोलूँगा कि सारे स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर उनका स्क्रीन टाइम इतना हो रहा है, अगर 2 घंटे से भी ज़्यादा हो रहा है, तो वो भी एक मतलब सोचने वाली बात है। 2 आवर्स से ज़्यादा भी अगर सोशल मीडिया पे आपका स्क्रीन टाइम हो रहा है तो, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होता है, रिटेन नहीं कर पा रहे हो, कंसंट्रेशन भी बिल्कुल कम होती जा रही है, ठीक है? उसके अलावा सीटिंग नहीं बन रही, बारी-बारी फ़ोन चेक करने वाली आदत, वो सब चीज़ें हैं सोशल मीडिया। को-करिकुलर एक्टिविटीज़, पढ़ाई को छोड़ के बाकी सारे टाइप की एक्टिविटीज़ पे फ़ोकस कर रहे हो, मतलब मैथ्स या साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत प्रॉपरली फ़ोकस करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 1 महीना पहले शुरू करेंगे। 1 महीने का टारगेट बनाएँगे कि 1 महीने में हम सिलेबस कवर करेंगे। देखो, ये नैरेटिव ना मोस्टली बीटेक वाले बच्चे या फिर मतलब रील्स में चलता है या शॉर्ट्स में कि 1 महीना पहले, या फिर जो पास हो चुके होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हम तो 1 महीना पढ़ के पास हो गए। सबकी जर्नी अलग है, सबका पढ़ने का तरीका अलग है, सबका एब्ज़ॉर्ब करने का तरीका अलग है, सबके मेंटर्स, ट्यूटर्स अलग हैं, ठीक है? सब अलग-अलग सोर्स से अलग-अलग तरीके से फ़ॉलो करते हैं। तो कैसे आप किसी एक पर्सन के, किसी एक स्टूडेंट की बात से कि 1 महीना पहले पढ़ के हमने शुरू किया और हम पास हो गए, तो इस चीज़ को कैसे फ़ॉलो कर सकते हो? मतलब साइंस वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और अगर मैथ्स की बात करें, तो उसमें तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि 1 महीने में आप कॉन्सेप्ट्स को करके, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएँ, ठीक है? कुछ ना कुछ मिस रहेगा। 1 महीने में मतलब ठीक है, पासिंग मार्क्स तक पहुँच सकते हो, पर बहुत सारे बच्चे तो वो पासिंग मार्क्स तक भी नहीं पहुँच पा रहे हो। तो रीज़न यही है कि सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से टूटा-फूटा लिखना, ठीक है? गैप्स होना नॉलेज में, मतलब इवन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन भी नहीं आ रही होती।
तो ये भी होता है बहुत बार। सबसे इम्पोर्टेंट है सॉल्यूशन वाले पार्ट पे अगर हम मूव ऑन करें, तो सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का? जल्दी से शुरू करो, जल्दी से सिलेबस खत्म करो, खुद से करो, कॉलेज में करो, अगर पर्सनल ट्यूशन्स, कोचिंग वगैरह से शुरू कर सकते हो वो कर लो, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है उससे करो आप, ठीक है? एक बार टर्म्स को समझना शुरू करो कि टॉपिक्स क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि अगर मैथ्स की बात करें तो आपके पास 8 क्वेश्चंस होते हैं। 8 क्वेश्चंस में से हमें कोई 5 क्वेश्चंस ही तो अटेम्प्ट करने हैं। तो 5 क्वेश्चंस में से बहुत सारा सिलेबस तो आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है? मतलब 2 चैप्टर्स आप हर बुक में से छोड़ सकते हो। तो सबसे पहले इसे पहचानो तो सही कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। ऐसे थोड़ा है कि आप रैंडमली कुछ भी पढ़ना शुरू कर रखा है आपने, ठीक है? रिवाइज़ करो प्रॉपर्ली, टेस्ट्स दो और फिर अच्छे ग्रेड्स। 1 महीना पहले रिवीजन शुरू होती है, 1 महीना पहले पढ़ाई ही नहीं शुरू होती। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 महीना पहले आप सिर्फ प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, पढ़ना ही शुरू कर रहे हो। 1 महीना पहले तो रिवीजन शुरू हो जाती है। ये था कि लर्न अ न्यू स्किल, जैसे कोई भी एक नया टॉपिक सीखा, उसकी प्रैक्टिस की घर पे जाके, उसमें गलतियाँ की आपने, फिर आपने अपने टीचर से हेल्प के लिए पूछा, फिर आपने अपनी मिस्टेक्स को फिक्स किया, फिर दोबारा से प्रैक्टिस किया आपने, फिर उसके ऊपर टेस्ट दिया, टेस्ट में पक्का गलतियाँ होती हैं, फिर से आपने हेल्प ली कि क्या गलतियाँ थी टेस्ट में, फिर आपने उनको फिक्स किया, फिर आपने प्रैक्टिस की, फिर दोबारा से री-क्विज़ हुई, फिर आपकी मास्टरी होगी। मतलब सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट करो, कोई भी कॉन्सेप्ट है किसी भी सब्जेक्ट का, उसको सॉल्व करो, उसको पढ़ो, ठीक है? उसमें अगर गलतियाँ कर रहे हो तो वो उसमें से डाउट्स अपने हेल्प के लिए पूछो, फिर उसमें टेस्ट दो, टेस्ट में पक्का गलतियाँ होंगी, फिर उसमें से हेल्प लो, ठीक है? फिर से अपने आप को एनालाइज़ करो कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, फिर प्रैक्टिस करो अपनी उस स्किल की और फिर आप मतलब कि री-क्विज़ करो। मिड सेम एग्ज़ाम्स होंगे या फिर अगर टेस्ट हो सकते हैं, तो वो चीज़ देख लो। तो इतना करने के बावजूद इतना ज़रूर है कि आपकी मास्टरी हो जाएगी उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। पर मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक बार पढ़ा, एक बार जस्ट 1 या 2 बार पढ़ा, उसके बाद सीधा एग्ज़ाम हॉल में, सीधा एग्ज़ाम हॉल में। तो ये करने के बाद आपको क्या लग रहा है कि आप पास हो जाओगे? ठीक है, 30 में से आपके 12 नंबर लेने भी मुश्किल हो जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर आप अभ्यासकुल मैथ क्लासेस जॉइन करना चाहते हो, ऑफ़लाइन या ऑनलाइन, तो मोस्ट वेलकम, आप जॉइन कर सकते हो बीएससी के लिए, ठीक है? ये कुछ रिज़ल्ट्स हैं। सौरभ इसका रैंक 10 आया था ओसीईटी में पीयूएमएससी मैथ एंट्रेंस में, ठीक है? लास्ट ईयर 2024 के में। ये ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा कुछ और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएससी फाइनल ईयर का फाइनल ईयर में या सेकंड फोर्थ सेमेस्टर में अच्छा स्कोर किए। बेसिकली मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग ही जॉइन करो। मैं सिर्फ एक चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ स्टडी है। कोचिंग भी इसे रिप्लेस नहीं कर सकती। कोचिंग सिर्फ ट्यूशन सिर्फ इसे सप्लीमेंट करती है। मतलब ट्यूशन या कोचिंग पे जो पढ़ाया जाता है, एक मेंटरशिप मिलती है जो आपको, उसके साथ आपको ये वाला पार्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? इन दोनों का एक साथ, ठीक है? या तो वो आप कॉलेज लेवल पे भी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, जैसे मर्ज़ी कर लो। बस एक ये होता है कि एक गाइडेड वे में जब आपको मिलती है तो आप ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हो। तो ये फ़ायदा रहता है इस चीज़ का। फाइनली पढ़ते रहो, सीखते रहो, ठीक है? अच्छे से एग्ज़ाम्स दो, ये आपका एकेडमिक आपकी लाइफ़ का एकेडमिक्स का टाइम है। इस वाले टाइम में अपना टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है? बहुत क्रूशियल टाइम है, 1 साल की कीमत आपको बाद में पता चलेगी, जब आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स को लेके आपका एज निकल जाएगी, जब आपके करियर के प्लान्स बहुत ज़्यादा मतलब खराब हो जाएँगे, फ़ॉरेन जाना है तो वो नहीं जा पाओगे, एमबीए का एग्ज़ाम देना है तो वो नहीं दे पाओगे क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है। तो मतलब पॉइंट सिर्फ ये है कि
अभी आपके पेरेंट्स ने सिर्फ़ एक चीज़ बोली हुई है आपको कि बीएससी करनी है या बीए करनी है, बीकॉम करनी है, कुछ भी करना है। पर आप उसमें भी स्ट्रगल कर रहे हो, एक बेसिक सी डिग्री में भी स्ट्रगल कर रहे हो। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थोड़ा है। एक बीएससी मतलब एक सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री में और जब इतने सारे आज के टाइम में रिसोर्सेज़ हैं ऑनलाइन, ऑफ़लाइन, उसके बावजूद भी स्ट्रगल कर रहे हो। तो कहीं न कहीं फ़ॉल्ट मतलब आप खुद समझो कि कहाँ पे है। एट द एंड किसी का कोई भी कसूर नहीं होता, सिर्फ़ आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे अपने रिज़ल्ट को लेके, ठीक है? अ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की बनेगी। फाइनली बस मैं ये बोलूँगा कि सीखते रहो, पढ़ते रहो, कम से कम पास हो जाओ सारे सब्जेक्ट्स में। अपने पेरेंट्स का, उनका ख़्याल करो कि उन्होंने इतने एफ़र्ट्स डाल के आपको मतलब पढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कम से कम पास होना तो बनता है। ठीक है? चलो, ओके बाय।